जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि हमारा कोई भी सैटेलाइट है, अगर वो किसी ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहा है, तो उसकी मिनिमम जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगी? यानी कि उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? उसके बाद में हम स्टडी करेंगे कि हमारा जो सैटेलाइट है, वो कितने समय के अंदर एक चक्कर पूरा लगा लेगा, यानी कि उसका आवर्तकाल है वो क्या होगा? उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम स्टडी करेंगे कि हमारा जो सैटेलाइट है, वो किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर चक्कर लगा रहा है, तो उस सैटेलाइट की एनर्जी क्या होगी? तो उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हमारा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, यानी कि भू-स्थिर उपग्रह क्या होता है? भू-स्थिर उपग्रह कितनी हाइट के ऊपर चक्कर लगाता है, उस हाइट के बारे में हम गणना करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे हमारा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर एक चक्कर है पूरा लगाएगा, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारा कोई भी सैटेलाइट है उसमें भारीनता की कंडीशन क्या होती है, यानी कि वेटलेसनेस की कंडीशन क्या होती है, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्टडी करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। तो दोस्तों ऑर्बिटल वेलोसिटी को समझने से पहले जरा आप ये सोचिए, स्टार्टिंग में जो हमारा जो सैटेलाइट है अर्थ के सरफेस पे था, है ना? और इसरो वाले चाह रहे थे कि इस सैटेलाइट को किसी तरह से उसकी कक्षा में स्थापित करना है। तो क्या करेंगे? वो किसी रॉकेट के अंदर इस सैटेलाइट को रखेंगे और उसको किसी हाइट के ऊपर ले जाएँगे और हाइट पर ले जाने के बाद हमारा जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च करेंगे। और उस सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद में उस सैटेलाइट को अपनी कक्षा में स्थापित करने के लिए एक वेलोसिटी की आवश्यकता होगी। उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। यानी कि किसी भी उपग्रह को या सैटेलाइट को पृथ्वी की किसी कक्षा में स्थापित करने के लिए उसको जो दिया जाने वाला जो लीनर वेलोसिटी है, क्योंकि देखिए ये वाली जो लीनर वेलोसिटी है ना, इस लीनर वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। यानी कि इसी वेलोसिटी के साथ हमारे ये सैटेलाइट है अर्थ के चारों ओर रोटेशन करेगा। तो दोस्तों मान लेते हैं इस सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर किसी कक्षा में स्थापित करने के लिए हम इसको कोई ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट दे रहे हैं, ठीक है? और इसको पृथ्वी की जो सरफेस है, सरफेस से किसी एच हाइट के ऊपर इसको स्थापित किया गया है। यानी कि हमारा जो सैटेलाइट है, वो पृथ्वी के सरफेस से किसी एच हाइट के ऊपर रोटेशन कर रहा है। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कोई भी वस्तु अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पर दो तरह के फोर्स लगते हैं। कौन कौन से दो फोर्स लगेंगे? एक तो उस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, एक उस पर लगेगा रेडियल डायरेक्शन में लगेगा। तो इस सैटेलाइट को रोटेशन करवाने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा होगा? तो आप कहेंगे भाई इस सैटेलाइट में कोई ना कोई मास होगा। तो मान लेते हैं इस सैटेलाइट में मास है स्मॉल एम। हमारा जो अर्थ है उस पर भी मास है, उसको मान लेते हैं एम ई, ठीक है? और इस अर्थ की कुछ ना कुछ रेडियस होगी, तो इसकी रेडियस हम मान लेते हैं आर, ठीक है? तो अर्थ और इस सैटेलाइट के बीच में फोर्स कौन सा लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे इस सैटेलाइट को रोटेशन करवाने के लिए जो रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो कौन देगा? हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही यहाँ पर हमारा सैटेलाइट रोटेशन करेगा। यानी कि हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। तो जरा इनकी वैल्यू रखिए। सेंट्रीपिटल फोर्स वो किसके बराबर होता है? तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है mv²/r, और v की वैल्यू क्या होगी? हमारा यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट के बराबर, तो mv²/r आ गया। ठीक है? ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा अपना ग्रेविटेशनल फोर्स के, और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1m2/r²। तो Gm1 की वैल्यू क्या है? इस अर्थ का मास यानी कि m, और स्मॉल m में रिप्रेजेंट करा हूँ हमारा जो ऑर्बिटल के मास को, अपॉन r² के बराबर। यहाँ पर हम r क्या ले रहे हैं? स्मॉल r की वैल्यू है हमारा जो अर्थ है, अर्थ के सेंटर से हमारा जो सैटेलाइट की दूरी, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू है वो किसके बराबर है? हमारा अर्थ की रेडियस प्लस यहाँ हाइट h के बराबर। ठीक है? बोथ साइड जो करता है उसको काट देते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस r से ये r² में r कटेगा, तो क्या बचेगा अपने पास? r बच जाएगा। इसी प्रकार से इस m से m कैंसल आउट होगा, तो फाइनली अपने पास आ गया v0² इक्वल्स टू Gme/r। अब इस स्मॉल r की वैल्यू मैं रख देता हूँ r प्लस h के बराबर, रख दिया जी। तो अपने पास में फाइनली अपने v0² की वैल्यू किसके बराबर आ गई? अंडर ऑफ Gme/r प्लस h के बराबर। तो ये क्या आ गई? हमारे पास में ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। यानी कि कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ के चारों रोटेशन कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? अंडर ऑफ Gme/r प्लस h के बराबर। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए मुझे, हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? तो हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है Gme/r² के बराबर, होता है ना? तो यहाँ से Gme की वैल्यू किसके बराबर आ गई? आप कहोगे Gr² के बराबर। तो इसे अगर यहाँ पर हम रखें तो अपने पास में v0 की वैल्यू क्या आ गई? v0 की वैल्यू अपने पास में आ जाती है अंडर ऑफ Gr² प्लस h के बराबर। ठीक है? क्या यहाँ से r है उसको कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। निकालिए ज़रा, बाहर क्या आ जाएगा? आप कहोगे r आ जाएगा। ठीक है? अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आता है अपने पास में, और वो क्या है कि देखिए जैसे-जैसे अर्थ के सरफेस से हाइट है वो बढ़ती जाएगी,
यानी कि अर्थ का जो हमारा सरफेस है उससे सैटेलाइट की जो दूरी है एच, वो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, हमारा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू घटती जाएगी। यानी कि एच बढ़ेगा तो जो हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी है वी नोड है उसकी वैल्यू घटती जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि मान लेते हैं कोई दो सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ है, अर्थ के सरफेस से मान लेते हैं 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है, और एक दूसरा सैटेलाइट है जो कि अर्थ के सरफेस से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो दोनों में से बताइए किसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो आप कहोगे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती जाती है, तो जितना अर्थ के नज़दीक होगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो आप कहेंगे हमारा जो ये वाला सैटेलाइट है जो 100 किलोमीटर की हाइट के ऊपर है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसे आप नोट भी कर लीजिएगा और हमेशा याद भी रखना है। अब जरा फिर से इसको फॉर्मूले को देखिएगा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वी नोट इक्वल्स टू अंडर रूट्स ऑफ जी आर स्केयर, और यहाँ पर मैं नीचे आर को कॉमन ले लेता हूँ तो अपने पास में आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर। ठीक है, लिखा जा सकता है ऐसा, ऐसा लिखेंगे। और क्या मैं इस आर को ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट्स ऑफ जी आर, और साथ में आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताइए कि यहाँ r के कंपैरिजन में h है वो छोटी वैल्यू है या बड़ी वैल्यू है? तो आप कहेंगे कि r है वो h के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है ना? तो क्या इस h अपॉन r को लगभग 0 के बराबर माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है। तो इसे लगभग 0 के बराबर मानेंगे तो अपना यहाँ पर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट्स ऑफ जी के बराबर। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिसको आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल पूछेंगे तो डायरेक्ट इसे हम यूज करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है और जो एस्केप वेलोसिटी है इन दोनों में क्या रिलेशन है, यानी कि कक्षीय वेग और प्लाइन वेग के अंदर क्या संबंध है। तो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा है कि हमारा जो एस्केप वेलोसिटी है वो किसके बराबर होता है। एस्केप वेलोसिटी को हम वी ई से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू बराबर आती है अंडर रूट्स ऑफ 2 के बराबर, है ना, होती है ना। जबकि हमारा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में अभी हमने स्टडी किया, और इसकी वैल्यू बराबर होती है अंडर रूट्स ऑफ जी के बराबर। तो इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब इक्वेशन का डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, वी ई बाई वी नोट इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास अंडर रूट्स ऑफ 2 GR अपॉन अंडर रूट्स ऑफ GR। तो यहाँ पर हमारा जो एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी अंडर 2 V0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिलेशन अपने पास में आ गया है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि अगर हम अपने सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है यानी कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसको अंडर 2 टाइम्स अगर बढ़ा दें तो हमारा जो सैटेलाइट है वो एस्केप कर जाएगा, प्लाइन कर जाएगा। सेकंड दोस्तों हेडिंग लगा के लिखिएगा परिक्रमण काल या फिर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो होता क्या है भाई परिक्रमण काल, तो हमारा जो ये सैटेलाइट है उसको अर्थ के चारों ओर या किसी भी ग्रह के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने में जो समय लगता है उसी समय को हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। तो जरा आप मुझे बताइए, जब हमने फर्स्ट चैप्टर अपना पढ़ा था वेलोसिटी वाला, तो अपना जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी अपना बराबर होता है अपना जो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है ना, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम के बराबर होता है। तो हमारा ये जो सैटेलाइट है वो किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, आप कहोगे वी नोट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। अब एक चक्कर पूरा लगाएगा तो एक चक्कर पूरा लगाने में इसका जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो किसके बराबर होगा, तो हम कहेंगे 2 πr के बराबर होगा, होगा ना। और एक चक्कर पूरा लगाने में समय कितना लग रहा है, आप कहोगे टी समय लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने पास में वैल्यू आ गई। तो जरा बताइए टी की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहोगे टी की वैल्यू आ गई 2 πr अपॉन ये अपना वी नोट के बराबर। और वी नोट की वैल्यू क्या है, अभी तो अपनों ने फाइंड की, वी नोट यानी कि अपना ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू अपना बराबर होती है अंडर रूट्स ऑफ जी एम बाई आर प्लस एच के बराबर। ठीक है, ये वाली वैल्यू है ना। इस वैल्यू को जब यहाँ रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, टी इक्वल्स टू आ जाएगा अपना, देखिए 2 पाई, अब आर की वैल्यू क्या है, आप कहोगे आर प्लस एच। ठीक है, अपॉन अंडर रूट्स ऑफ ये आ गया अपना जी एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो अपने पास में देखिए जी एम है वो किसके बराबर होता है, अपना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और अपना आर स्क्वायर के मल्टीप्लाई के बराबर, है ना, जी आर स्क्वायर के बराबर। अब इसको थोड़ा और सोल्व कीजिएगा 2 पाई, अब आर प्लस एच है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, आर प्लस एच है, साथ में अपना अंडर आर प्लस एच है ना, इसको मैं क्या बोल देता हूँ आर प्लस एच की पावर 1/2, और यहाँ पर अपना जी आर स्क्वायर है तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ अंडर रूट्स ऑफ जी आर स्क्वायर के बराबर। तो ये आर प्लस एच है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ आगे इसकी पावर 1/2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास में जो अपना
टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई, यहाँ पर आ जाएगा आर प्लस एच की पावर 3/2। अब यहाँ से आर है उसको भी कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे तो आ गया अपना आर अंडर रूट जी के बराबर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर जो आर है वो एच के कंपेरिजन में काफ़ी बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे एच अपॉन आर है उसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो जाएगी। तो जरा इस टर्म के अंदर आर को कॉमन लेकर बाहर निकालिएगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा, टी इक्वस टू 2 पाई आर की पावर 3/2 और साथ में आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर 3/2 अपॉन आर अंडर रूट जी। ठीक है, अब एच अपॉन आर अगर 0 के बराबर हो जाता है तो 1 की पावर 3/2 है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो अपने पास में एक टर्म क्या आ जाएगी, टी इक्वस टू 2 पाई आर की पावर 3/2 अपॉन आर अंडर रूट जी के बराबर। तो यहाँ ऊपर नीचे आर को कट करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टी इक्वस टू 2 पाई, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर इंटू आर की पावर 1/2 और साथ में नीचे अपना क्या रहा है आर और अंडर रूट जी। तो आर से आर कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास में जो अपना परिक्रमण काल या फिर अपना पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है उसकी वैल्यू क्या आ गई 2 पाई अंडर रूट ऑफ अपना आर बाई जी के बराबर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास में यहाँ से आ गया। तो यहाँ अपने पास दोस्तों कुछ रिजल्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट आ चुके हैं, टी इक्वस टू 2 पाई अंडर रूट्स आर बाई जी। इसके अलावा और कौन सा रिजल्ट है, टी इक्वस टू 2 पाई आर अपॉन वी नोड, जहाँ वी नोड क्या है, वी नोड है अपना अंडर रूट्स ऑफ जी एम बाई आर के बराबर। ठीक है ना, तो ये वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो अपने पास में टी की वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 2 पाई आर और नीचे आ जाएगा अपना अंडर रूट्स ऑफ जी एम बाई आर के बराबर। ठीक है ना, अगर क्या हो बोथ साइड हम स्केयर कर दें, स्केयर करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, टी स्केयर इक्वस टू 2 पाई आर स्केयर और नीचे क्या आ जाएगा जी एम और ये नीचे जो आर है ये भी ऊपर जाएगा तो यहाँ आर क्यूब हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास में और आ गया कि जो टी स्केयर है वो समानुपाती किसके बराबर होता है, आर की पावर क्यूब के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है कि कोई भी उपग्रह है अगर किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसका परिक्रमण काल का जो स्केयर है वो उस ग्रह के सेंटर से उस उपग्रह की जो दूरी है उसके क्यूब के समानुपाती होता है। ठीक है, डायरेक्ट इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पर हमसे कहा गया है कि जो परिक्रमण काल है वो निम्न में से किसके समानुपाती होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे देंगे टी समानुपाती आर की पावर 3/2 के, सेकंड ऑप्शन में दे देंगे टी समानुपाती अपना आर दे दिया, थर्ड ऑप्शन में दे दिया जैसे टी समानुपाती आर स्क्वायर दे दिया। तो अगर हमें पता है तो हम डायरेक्टली उस क्वेश्चन को आंसर है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो हमारा जो केपलर का जो थर्ड लॉ है, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे कि केपलर का जो लॉ हमें क्या बताता है। उसके अंदर भी सेम रिजल्ट अपने पास में आता है कि टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि केपलर का थर्ड लॉ हमें क्या बताता है, तो आप कहेंगे टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हेडिंग लगा के लिखिएगा एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, यानी कि हमारा जो कोई भी ग्रह है उसके चारों ओर कोई भी एक उपग्रह अगर चक्कर लगा रहा है तो उस चक्कर लगा रहे उपग्रह की जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है। तो देखिए टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी भाई, टोटल एनर्जी होती है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के योग के बराबर होती है। ठीक है ना, अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बताओ किसके बराबर होगी। तो हम जानते हैं हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होगी हाफ। अब सैटेलाइट का मास कितना है, एम है, और सैटेलाइट किस वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, आप कहोगे इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नोट है, तो अपना वी नोट स्क्वायर के बराबर हो गया। अब जरा बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर है। तो हम जानते हैं कि कोई भी एक सॉलिड स्फीयर है उसके सेंटर से किसी स्मॉल आर दूरी के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर आएगी माइनस ऑफ अपना जी एम एम, जी यहाँ कैपिटल एम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस अर्थ के मास के लिए, स्मॉल एम कर रहा हूँ हमारा जो सैटेलाइट है उसकी मास के लिए, और यहाँ अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट की जो डिस्टेंस है उसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये अपना हो गया बराबर इसके। ठीक है, जहाँ अपना आर है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, आप होगे आर प्लस एच के बराबर। ठीक है, तो जरा बताइए इसकी जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी। तो हम कहेंगे भाई टोटल एनर्जी है वो बराबर आ गई इसकी, सबसे पहले रखिएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम वी नोट स्क्वायर माइनस ऑफ अपना आ जाएगा जी एम एम अपॉन आर के बराबर। ठीक है, अब अपना जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, अभी तो फाइंड किया आप लोगों ने, अंडर रूट्स ऑफ अपना आ जाएगा जी एम अपॉन आर के बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ वी नोट स्क्वायर होगा तो यहाँ पर फाइनली अपनी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हाफ एम, यहाँ आ जाएगा अपना जी एम अपॉन आर माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर। तो इसको जरा आगे और सोल्व कीजिएगा तो अपना ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर इस टर्म को अगर हम कॉमन ले लें तो अपना 1/2 -1 होगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2 जी एम एम अपॉन आर के बराबर। ये हमारी क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई।
तो इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगा? टोटल एनर्जी है वो बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ से काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? हाफ जी एम एम अपॉन आर के बराबर, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इसके अलावा क्या आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के बराबर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। कोई भी एक सैटेलाइट है अगर किसी भी ग्रह के चारों ओर अगर रोटेशन कर रहा है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू के बराबर होगी, या उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू के हाफ के बराबर होगी। तो इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को अपने को याद रखना है हमेशा। लगा के लिखिएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। तो जरा बताइए अभी क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी? तो दोस्तों हम जानते हैं कोई भी सैटेलाइट है किसी ग्रह के चारों ओर है, किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इस सैटेलाइट को मिनिमम कितनी एनर्जी दें जिसकी वजह से ये हमारा जो सैटेलाइट है इस ऑर्बिट से एस्केप कर जाए, पलायन कर जाए। तो उस रिक्वायर्ड मिनिमम जो एनर्जी है, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उस सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम सब जानते हैं कोई भी सैटेलाइट किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन टू आर के बराबर। ठीक है ना, तो कम से कम हमें इतनी एनर्जी तो उसको देनी पड़ेगी ताकि वो एस्केप कर जाए। तो यानी कि हमारा जो सैटेलाइट है उसकी टोटल एनर्जी वो जीरो के बराबर कब हो जाएगी? जब हम उसको बाहर से कम इतनी एनर्जी उसको दे दें, है ना? तभी तो हमारा जो इस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी है वो ज़ीरो होगी, तभी तो वो इसको एस्केप करेगा। तो हमारा जो बंधन जो ऊर्जा है यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू आ गई जीएमएम अपॉन 2r, परंतु ये किसके साथ आएगा? पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बाइंडिंग एनर्जी क्या है। नेक्स्ट हेडिंग लगा के लिखिएगा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट यानी कि भूस्थायी उपग्रह। तो पहले साइड में चलने वाली वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ क्या देख रहे हो? आप यहाँ देख रहे हो कि भई हमारा जो सैटेलाइट है, वो हमारा अर्थ पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसके सापेक्ष हमेशा स्थिर दिखाई देता है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे? भूस्थिर उपग्रह कहेंगे। तो दोस्तों एक बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है, वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन करती है ना? तो ये सैटेलाइट हमें स्थिर कब दिखाई देगा? यानी कौन-सी कंडीशन है जिसमें ये सैटेलाइट हमें स्थिर दिखेगा? तो इसके लिए सिर्फ़ एक ही कंडीशन पॉसिबल है, जब जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ हमारा जो अर्थ रोटेशन कर रहा है, उसी सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ हमारा ये सैटेलाइट रोटेट करे, है ना? अगर दोनों की एंगुलर वेलोसिटियाँ इक्वल होगी, तो ये स्थिर ज़रूर दिखाई देगा। इस चीज़ को हम रिलेटिव वेलोसिटी वाले चैप्टर में अच्छे से समझ चुके हैं। हमने वहाँ देखा था कि किसी एक बस में बैठा ड्राइवर दूसरी बस को कब स्थिर देखता है? जब दोनों बसों की वेलोसिटी है वो समान दिशा में हो और समान वेलोसिटी हो, यानी कि दोनों ही मान लेते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर दिखाई देगी। उसी प्रकार से हमारा जो सैटेलाइट है, वो सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा, तो फिर ये हमें भी स्थिर दिखाई देगा। ठीक है? तो इसे ज़रा लिख लीजिएगा कि ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक को स्थिर दिखाई दे, तो उन्हें हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है? और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो आवर्तकाल है, वो पृथ्वी के जो आवर्तकाल है उसके बराबर होगा, है ना? अब पृथ्वी का आवर्तकाल कितना होता है? तो हम जानते हैं पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर एक चक्कर पूरा है 24 घंटे में लगाती है ना? तो अपना जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो भी 24 घंटे में एक चक्कर है वो पूरा लगाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब जरा देखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो पृथ्वी के हाइट से कितने ऊंचाई के ऊपर हम रखें ताकि क्या है वो पृथ्वी के बराबर आवर्तकाल के साथ मोशन कर पाए। देर पहले हमने परिक्रमण काल के बारे में तो पढ़ा था, यानी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में देखा था। तो वहाँ उसकी वैल्यू किसके बराबर थी? टी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी नोड के बराबर, है ना? और वी नोड की वैल्यू किसके बराबर थी? वी नोड की वैल्यू थी अपना अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर आर है उसकी वैल्यू किसके बराबर थी? आर प्लस एच के बराबर थी, और जीएम है उसकी वैल्यू किसके बराबर थी? जी आर स्केयर के बराबर थी। तो अपना जो आवर्तकाल है या परिक्रमण काल है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई थी? 2 पाई r की पावर 3/2, और नीचे अपना आ रहा था अंडर रूट ऑफ जी आर स्केयर। ठीक है, बेक करके देख लीजिएगा, ये इक्वेशन थोड़ी देर पहले ही अपनों ने फाइंड किए। बोथ साइड हम अगर स्क्वेयर करें तो अपने पास में टी स्केयर किसके बराबर आ जाएगा? अपना 4 पाई स्केयर r की पावर 3 अपॉन जी आर स्केयर के बराबर। तो स्मॉल आर की वैल्यू और पुट करते हैं यहाँ पर, तो स्मॉल आर है अपना किसके बराबर? आर प्लस एच के बराबर। तो रखिए जरा, तो अपने पास में आ जाएगा टी स्केयर जी आर स्केयर अपॉन 4 पाई स्केयर, और आर क्यूब की वैल्यू कितनी है? आर प्लस एच की पावर 3 के बराबर। तो इसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है? देखिए इसको मैं लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ, तो आर प्लस एच इक्वल्स टू आ जाएगा अपना टी स्केयर जी आर स्केयर अपॉन 4 पाई स्केयर की पावर 1/3। ठीक है, और यहाँ पर अपना h है वो किसके बराबर आ जाएगा? टी स्केयर जी आर स्केयर अपॉन 4 पाई स्केयर की पावर 1/3 माइनस आर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास में आ गया। ये क्या है? हमारा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसकी अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट है, वो हाइट अपने पास में आ गई है। तो इस हाइट की वैल्यू कितनी है वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो वैल्यू रखने के लिए हम क्या करेंगे? जरा टी की वैल्यू रखिए।
टी की कितनी है 24 घंटे हैं। 24 घंटों को हम क्या करते हैं सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा, तो 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ये सेकंड में आ गया। ठीक है। अब अपना जो अर्थ है, अर्थ की रेडियस किसके बराबर है, आप कहोगे 6400 किलोमीटर के बराबर है। अब 6400 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर अपना आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁶ मीटर के बराबर। ठीक है। इसके अलावा और क्या रखना है, जी की वैल्यू रखनी है। जी की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14। इन सब की वैल्यू जब रख के इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में जो एच है उसकी वैल्यू आ जाएगी 36,000 किलोमीटर के बराबर। यानी कि हमारा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसकी हमारा जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस से जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी 36,000 किलोमीटर के बराबर। यानी कि इस ऊंचाई पर अगर हम रखते हैं तो हमारा जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी पर किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट के अंदर हमेशा स्थिर दिखाई देगा। अब दोस्तों एक चीज़ और समझने का प्रयास कीजिएगा, हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्स के अबाउट रोटेशन कर रही है, जबकि हमारा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों ओर रोटेशन कर रहा है और दोनों का आवर्तकाल 24 घंटे है। तो हमारा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, वो क्या रखें जिससे कि क्या है ये 24 घंटे के अंदर एक चक्कर पूरा लगा ले, है ना? तो हम जानते हैं हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखिएगा 2 और पाई की वैल्यू होगी अपना 3.14 और इसका आवर्तकाल है वो कितना 24 घंटे है। यानी कि इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो अपना आ जाएगा 24 इंटू 60 इंटू 60। इसको सोल्व करेंगे तो अपना एंगुलर वेलोसिटी है वो अपना आ जाएगा 7.3 इंटू 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। तो कम से कम हमारा जो सैटेलाइट है उसकी इतनी एंगुलर वेलोसिटी रहेगी तब जाकर वो 24 घंटे के अंदर एक चक्कर है वो पूरा लगा पाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग लगा के लिखिएगा वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, यानी कि हमारे किसी भी सैटेलाइट के अंदर बाहरहीनता की स्थिति। दोस्तों आपने नासा के जो सैटेलाइट है उनकी काफ़ी सारी वीडियो देखी होगी, जिसमें हमारा जो स्पेस स्टेशन होता है उसके अंदर हमारे जो एस्ट्रोनॉट है वो इधर से उधर मूव करते रहते हैं जीरो ग्रेविटी की कंडीशन के अंदर, है ना? तो हम उन कंडीशनों को स्टडी करेंगे जब हमारा उस एस्ट्रोनॉट पर जो लगने वाले जो टोटल जो फोर्स हैं वो जीरो होंगे। ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा कोई स्पेस स्टेशन है जो कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी से किसी आर दूरी के ऊपर अपनी कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है। ठीक है। और इस हम स्पेस स्टेशन के अंदर मान लेते हैं कोई एक बॉक्स है, कोई एक रूम है। ठीक है। जिसके अंदर हमारा एस्ट्रोनॉट है वो इधर से उधर घूम रहा है, ये हमारा एस्ट्रोनॉट है। सबसे पहले हम उस कंडीशन को स्टडी करते हैं जब हमारे एस्ट्रोनॉट के ऊपर हम मान लेते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से भी एक बल लग रहा है और वो बल किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पर हमारा एस्ट्रोनॉट है और इसका द्रव्यमान है m, तो मान लेते हैं स्पेस स्टेशन के ऊपर यहाँ हमारा एस्ट्रोनॉट है जिसका द्रव्यमान m है। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से एक बल लगेगा इसके ऊपर, यानी कि mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। और जी की वैल्यू और रखोगे आप तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, आप कहेंगे हमारा जो एस्ट्रोनॉट है उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लग रहा है और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, जहां आर क्या है हमारा इस एस्ट्रोनॉट की जो अर्थ है उसके सेंटर से डिस्टेंस और कैपिटल एम क्या है हमारा जो अर्थ है उसके मास के बराबर। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा एस्ट्रोनॉट है वो अपने वेट की वजह से अगर mg फोर्स है यहाँ पर फ्लोर पर लगा रहा है तो एक नॉर्मल फोर्स है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा ना? तो रिएक्शन फोर्स जिसको मैं आर से डिनोट करता हूँ वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसके अलावा बताइए कौन सा फोर्स लगेगा, तो देखिए हमारा ये सैटेलाइट है यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, क्योंकि ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो जब चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पर हमारा अभिकेंद्रीय बल लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो जरा बताइए यहाँ पर टोटल फोर्स है वो कितना लग रहा है, तो इक्वेशन हमारी बनेगी। देखिए सबसे पहले हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है यानी कि जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर लगेगा, फिर अपना नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और ये टोटल जो फोर्स जो लग रहा है ये किसके बराबर होगा, हमारा अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। और अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होगा, तो बताइए एम वी नोट स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। यहाँ पर हमने वी नोट क्यों रखा, क्योंकि हमारा जो स्पेस स्टेशन है वो वी नोट वेलोसिटी के साथ यहाँ रोटेशन कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मुझे बताइए वी नोड है यानी कि जो अपना ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अपनी बराबर होती है अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर के बराबर, है ना? अब ये वैल्यू जब हम यहाँ ऊपर रखेंगे तो अपने पास में यहाँ क्या आ जाएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर और इधर वाली साइड क्या आ जाएगा एम वी नोड। देखिए वी नोड की वैल्यू ही तो रखी अपनों ने, क्या रखी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो लेफ्ट एंड राइट साइड में ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास फाइनली क्या रिजल्ट आएगा, हमारा जो रिएक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यानी कि आप क्या कह रहे हो कि हमारा जो स्पेस स्टेशन है, स्पेस स्टेशन के अंदर हमारा जो एस्ट्रोनॉट खड़ा है उसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तभी तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट है वो इधर उधर आपको हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पर जो लगने वाला जो टोटल फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो होती है। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अभी कोई और वीडियो बनाकर उसको डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।